चलिए देखिए, ब्रेन ब्रेन का नॉर्मल वजन कितना होता है? 1.4 से 1.5। अब 1.5 उसका ज्यादा होगा जिसका दिमाग ज्यादा होगा, ठीक है, और 1.4 उसके लिए जिसका एक कम होगा। 100 ग्राम का अंतर है बस दिमाग का। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन। ब्रेन 3 पार्ट में होता है, क्या क्या है? फोर, मिड और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या क्या पार्ट है? पहला है सेरेब्रम और दूसरा है डायंसीफेलन। डायंसीफेलन क्लियर है? अब जो सेरेब्रम है, यानी कि 3 हिस्सा हो गया ब्रेन का, एक अगला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और पीछे वाला हिंड ब्रेन। जो ये पार्ट होता है, कहते हैं ना सब लोग कि यहां नहीं मारना चाहिए, अरे मारो कोई दिक्कत नहीं है, यहां नहीं मारो भैया, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है। यही डिसाइड करता है कि तुम में डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज ठान लेते हो तो करके रहोगे कि नहीं, वही ये डिसाइड करेगा। तुम्हारा लॉजिकल पावर, कोई भी चीज को समझने का कैपेसिटी, यही डिसाइड करेगा, और साथ में रटने का पावर। तो यहां मत मारने बोलो, ना याद ही होगा, ना समझ ही आएगा, और ना ही कभी कुछ ठान पाओगे। यहां स्कल नहीं है तो यहां क्या है? जादू। स्कल है, प्रोटेक्टेड है, तीनों ब्रेन प्रोटेक्टेड है भाई। स्कल जो क्रेनियम है, हमारे जो बॉनी बॉक्स है, वो पार्सिलिटी नहीं किया है कि 2 को इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसका भी काम है। अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं देगा तब तो ऐसे मारने से आदमी ऐसे गिर जाएगा। पीछे का काम क्या है? पीछे वाला ब्रेन बस और बस ये बोलता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो बिना दिमाग लगाए मेरा हाथ कैसे मूव होगा, बॉडी पूरा कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, हम बैठ रहे हैं तो कौन सा हड्डी कैसे किधर जाना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है हिंड ब्रेन। समझ में आया? मिड ब्रेन में नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का भी नहीं है, बहुत ही सबसे इजी मिड ब्रेन ही है, ठीक है। इसका समझ में आया? लॉजिकल पावर, मेमोरी पावर और विल पावर। अब डायंसीफेलन आपको याद नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर में 2 चीज पाया जाता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थैलेमस है, ये क्या कंट्रोल करता है जी? सेंसेस। सेंसेस क्या क्या चीज का सेंस हो सकता है? ठंडा, गर्म और पेन, फिजिकल पेन, इमोशनल पेन नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज जो कंट्रोल करेगा, वो कौन कंट्रोल या कौन महसूस करवाता है? थैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या चीज करता है? पहला बात तो फीलिंग्स, जितना भी फीलिंग्स है, हर्ट का, लव का, एंगर का, तुमको भूख लग रहा है, तुमको प्यास लग रहा है, ये भूख लगना, प्यास लगना भी एक फीलिंग ही में आता है। यार थोड़ा सा प्यास लग रहा है तो एक फीलिंग है ना, सामने लोगों को बताओगे कैसे? क्लियर है? तो वो हाइपोथैलेमस आपका ये कंट्रोल करता है। और साथ ही में ब्रेन के अंदर में मास्टर ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कितने ग्राम का होता है? 0.3 ग्राम। 0.3 ग्राम, मत इतना 300 नहीं बाबू, 0.3 ग्राम, मतलब ना के बराबर। एक लौंग कितना उस दिन नापे थे हम? 0.2 ग्राम का था एक लौंग। हाँ, ऐसे ले रहे थे तो देखे एक लौंग रख के, वो जो रहता है स्टोर में, कितना वेट आता है इसका, देखिए 0.2 ग्राम का था, ठीक है। तो समझो एक लौंग के बराबर का। उतना ही छोटा सा ग्लैंड भी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यही पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये जितना हार्मोन रिलीज करता है ना, 7 से 8 हार्मोन रिलीज करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? अब आते हैं मिड ब्रेन पे, जिसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 पार्ट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये आपका पावर, कौन सा पावर कंट्रोल करता है? सुनने का और देखने का शक्ति। यानी कि यहां चोट लगा, हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हुए, हिसाब मतलब लगातार चोट लगते रहा तो पावर कम हो जाएगा, सुनने का भी और देखने का भी। आपको चश्मा लग सकता है, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां लगने से, यहां लगने से भी होगा, ठीक है, दोनों जगह से कहीं। हाँ, हमको तो बॉल से लगा है बहुत बार। चलिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और 1-2 बार तो मार खाए मम्मी से। अरे मतलब मारती थी, हम बचाते थे तो फिर लग जाता था ना। हाँ, लगा 1-2 बार है, खाए बहुत बार है। और जब लगता था ऐसा लगता था कि लाइट आके चला गया, सही में वो अजीब सा फ्लैश करता है आंख के अंदर, वो फीलिंग याद है हमको। चलिए, ये क्या पता, 7th क्लास में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसको चश्मा लगा था, तो उसका चश्मा से देखने का शौक था, देखते थे, 1-2 पीरियड उसी के चश्मा पहन के बैठ जाते थे।
तो उस वजह से भी हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। हाँ दिखने लगा था, हमको थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया था 7 क्लास से, 8 में फिर फाइनली जाके हमको पता चला कि ओ पीछे बैठने से दिख नहीं रहा है। थिंकिंग यही, थिंकिंग क्या हुआ यार, विल पावर, लॉजिकल, लॉजिक किस में लगाएगा, थिंक किस में करेगा, लॉजिक कब लगाएगा, जब थिंक करेगा, आगे वाला पार्ट संभालेगा ना। ठीक है, जितना भी जिस काम में ज्यादा दिमाग लगे वो सब आगे। क्लियर है? डिटर्मिनेशन वो भी क्या है, थिंक करके ही कुछ ठानोगे ना, इस बार तो करके दिखा देंगे, इसीलिए लिखे हुए हैं। वो अलग बात है कि नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह भी नहीं करते हो, और अभी का आचरण भी खराब हो गया है। माने वो सब ने थोड़ा सा वो करोगे ना, मेडिटेशन तो हो जाएगा, करना पड़ता है, और उसके बाद फोकस पावर बढ़ जाता है। जैसे कुछ भी पढ़ने के लिए बैठो तो क्या बोलते, दिमाग इधर उधर दौड़ रहा होगा, तो फोकस नहीं लग पाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे बेसिक है, जिसको मेडिटेशन का टाइम नहीं है ना, तो पढ़ने से पहले कहीं भी किताब कॉपी में एक छोटा सा डॉट बना करके और 2 मिनट कोशिश करना कि इस डॉट को ही सिर्फ देखो और कुछ नहीं सोचना, तुम्हारा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। आरबीसी काउंट बढ़ गया यानी कि ब्लड फ्लो, यानी कि हेमोग्लोबिन ज्यादा तुम्हारे में ट्रांसपोर्ट होने लगा, और फिर कंसंट्रेशन धीरे धीरे आ जाएगा। इसी को देख रहा है क्या? चलिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये बेसिकली एक तार की तरह काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ब्रेन को कुछ स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजना हो, या स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन को कुछ मैसेज भेजना हो, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही काम आता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बचाने के लिए एक बोन होता है, जिस बोन का नाम है एटलस बोन। गर्दन के पास ये एटलस बोन सिर्फ साइड बाय साइड मूवमेंट करता है। ठीक है, और जो डांसर होता है वो लोग ऐसे ऐसे भी कर लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ऐसे ऐसे करके, मतलब ये नहीं है कि उसका मूवमेंट सर आगे पीछे भी होता है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारा कार्टिलेज बोन जो है स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट में, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट सिर्फ ऐसे और ऐसे है। ठीक है, हाँ, अब ये नहीं कि पूरा घुमा के राइट, वो नहीं है। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? एटलस बोन। बहुत अच्छा नाम है, एटलस मैप के नाम से फेमस है। एटलस साइकिल आया करता था पहले, और एटलस तो कोई गॉड भी था ना ग्रीक का, वो बड़ा सा पत्थर ऐसे उठाया हुआ एटलस। आते हैं इस पे मेन टॉपिक पे, मजहब पे डाइवर्ट कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी, हिंड ब्रेन, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंटा। अब सेरेबेलम का क्या काम है? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप खड़े रहोगे तो किस तरह का हड्डी किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, दौड़ते वक्त ये आगे पीछे होता है ना, बॉडी पोस्चर कौन डिसाइड करता है? यही। और इसीलिए मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है जहां ऐसे वो गन से मार देता है पीछे तो धड़ाक से गिर जाता है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ईयर से। किससे? ईयर से। अब ईयर में एक फ्लूइड होता है, पढ़े हो ना, तो बताए थे ना उस समय, शायद पढ़ा रहे होंगे कि अगर तुम बहुत देर गोल गोल घूमे फिर भी तुमको खड़ा रह गए तो चक्कर आने लगता है। क्यों? तो अंदर का फ्लूइड घूम रहा है और ये इसका बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ईयर है ये सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिए भगवान, बैलेंस बनाने के लिए भी दिए हैं, ताकि तुमको समझ में आ सके। ठीक है, चलो अब रहा मेडुला ऑब्लंटा। हाँ, इसका अच्छा काम है। मेडुला ऑब्लंटा जितना भी प्रेशर से रिलेटेड चीज है, हाँ, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? अमन बोलो। अपने हिसाब से ना चले, मन मर्जी, उसका मन मर्जी। ठीक है, जो मेरे मन से ना चले। तो क्या क्या है? जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, ठीक है, स्नीजिंग, कॉफिंग, छींकना, खांसना, ठीक है, थूकना। हाँ, वही कह रहे हैं, देखो इसको। मतलब हिंड ब्रेन में आता है एक और पोन्स होता है। पोन्स बेसिकली क्या है? तुमको यही पूछना रहता है? क्या लिखा हुआ है? पोन्स क्या देता है? नहीं, मेरा पोन्स ही है, लेकिन पोन्स क्या देता है? क्या लिखे? एराउजल, किसी भी तरह का एराउजल। अब एराउजल क्या होता है? टाइम हो गया तुम्हारा, बात समझ में आया?
डरना, तो उसके वजह से गूज बम्प्स जो आता है, ठीक है। और जैसे कि कुछ कुछ और भी तरीके का एरोजल होता है जो कि बाद में बताएंगे। चलिए जब बड़े हो जाओगे तो बताएंगे। रोमांटिक वाला एरोजल, ठीक है, तो वो सब पॉन्स संभालता है जो कि हेड ब्रेन में, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर है, हमारा ब्रेन का सिस्टम खत्म, खोपड़ी खोल दिए। पहले बेसिक समझ लीजिए, एक्सोक्राइन क्या होता है। एक्सो का मतलब, वर्ड एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है, और इंडो मतलब अंदर, ठीक है। अब एक्सो में क्या होता है, जो भी फ्लूइड या जो भी लिक्विड, वो हार्मोन हो या एंजाइम हो या कुछ भी हो, लिक्विड जो बाहर आप आराम से फेंक सकें, वो आपके कंट्रोल पे है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सके। जैसे आप सलाइवा फेंक सकते हैं, ठीक है, हाँ, आप एक्सरसाइज करके पसीना बहा सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह के सिस्टम को एक्सोक्राइन बोलते हैं। और वो हमेशा क्या रिलीज करेगा, एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत मात्रा में बना हुआ रहता है। और एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या अंतर है, एंजाइम्स में 95% वाटर होता है, और हार्मोन्स में क्या रहता है, आपका ऑक्सीजनेटेड प्रोटीन से बनता है। किससे, प्रोटीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ऑक्सीजनेटेड है। वैसा ही समझ लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है। तो ऑक्सीजनेटेड प्रोटीन है हार्मोन के पास। वो हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी में कम रहता है ना, प्रोटीन हम लोग कम डाइजेस्ट करते हैं ना, तो हार्मोन का क्वांटिटी क्या रहेगा बॉडी में, बहुत कम। और एक बात, हार्मोन इतना सारा एंजाइम्स के बराबर है, यानी कि एक बूंद हार्मोन बहुत कारीगर होता है, इसके बराबरी का टक्कर लेता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बॉडी जल्दी लूज नहीं करना चाहता है, इसीलिए हम पे दिया ही नहीं है छोड़ने को, कि हम अपने मर्जी से ये कर सकें, ठीक है, कि ये हार्मोन निकलो, चलो फेंकते हैं तुमको, नहीं। जो बाहरी और फालतू चीज है, जो पानी से बना है, जो घट भी जाएगा तो तुमको वापस से पानी के फॉर्म में तुमको प्यास लगवा देगा और तुम पानी पिएगा, फिर वो एनी टाइम रेडी है, ठीक है, वो दिया है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। क्लियर है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अच्छा, एक्सोक्राइन सिस्टम में डक्ट होता है, मतलब बाहर कहीं निकलने का रास्ता होगा ना, जैसे मुंह है, थूक फेंक रहे हैं, एक डक्ट दिया है ना, वैसे स्किन में जो पोर्स होता है जिससे पसीना निकलता है, वो भी तो कहीं नीचे से एक जाके डक्ट बना रहा होगा, रास्ता बना रहा होगा निकलने का, ठीक है। टीयर्स हुआ तुम्हारा, हुआ ना, क्लियर है। चलिए अब एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली डक्टलेस होता है, इसके पास, इसको निकलने देना ही नहीं है भाई, हार्मोन्स बहुत मुश्किल से बनता है, क्लियर है। हार्मोन्स हम नहीं ऐसे वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। अगर तुम्हारा एंजाइम से 1000 लीटर बन रहा है, तो हार्मोन्स जो है ना, हार्डली से हार्डली 30 से 40 ग्राम बनेगा। कितना, 1000 लीटर और 30 से 40 ग्राम, बात समझ में आ रहा है, 1-2 लीटर नहीं बोले हैं, इस तरह का रेशियो में बनता है। तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसी बॉडी से नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो लगता ही लगता है और साथ में प्रोटीन लगता है, और हमारा बॉडी जो चीज जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो प्रोटीन ही होता है। लीवर पे इफेक्ट पड़ता है प्रोटीन लेने पे, क्लियर है, इसी वजह से। तब उसके पास डक्टलेस भी नहीं है, और ये हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करेगा, ओनली हार्मोन्स। और आपको फर्क अब समझ में आ गया होगा एंजाइम्स और हार्मोन्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हार्मोन्स की एंजाइम्स? इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन उन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व कौन, हार्मोन। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, एंजाइम्स बनेगा, और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, हार्मोन्स होगा। टाइम टेकिंग किस में ज्यादा लगेगा, नहीं, एंजाइम्स में। एंजाइम्स में टाइम टेकिंग कैसे लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा पूछे है ना, हाँ राइट, हार्मोन्स को एक्टिवेट होने में और काम करने में ज्यादा लगेगा, क्योंकि हार्मोन छोटा सा एक ड्रॉप बूंद में मतलब ब्लड में तुम्हारा मिल जाएगा, और वो ब्लड फिर जहां जहां जाएगा वो काम होगा। सपोज तुमको नींद आना था, तो तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम होगा सोने का, हर दिन जितना बजे तुमको नींद आता है, मान लो अगर नहीं है तब तो फिर डिस्टर्ब्ड है वो, ठीक है। लेकिन अगर किसी का भी है रेगुलर टाइम,
तो बॉडी को आदत हो जाता है और उसी टाइम पे उसको स्लीपिंग हार्मोन छूटता है और वो धीरे 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 आधे घंटे में आप सोने का रहता है तो तुरंत ऐसे नहीं सो जाता, सोना है ऐसे तुरंत सो गए, धीरे धीरे बेड पे लेटोगे, बॉडी को पता चलेगा अच्छा ये बंदा अब रिलैक्स हो गया, ये बंदी अब रिलैक्स हो गई है, इसका माइंड अब काम नहीं कर रहा, अब वो धीरे धीरे छोड़ेगा और धीरे धीरे उसका इफेक्ट होना शुरू होगा और आपको नींद आ जाएगा। तो समय लगाता है हार्मोन्स। और एंजाइम्स तो भाई अपना है, तुरंत तुरंत बाहर फेंकना है कुछ भी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का मेन चीज। एक ग्लैंड होता है, इसके बारे में कुछ सुना है? तो ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ ह्यूमन कहते हैं। जैसे शिव भगवान का त्रिनेत्र एक नेत्र यहाँ है ना, उसी तरह इंसानों का पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। वो तुम्हारा इंट्यूशन और गट फीलिंग को वो सेंस करके बता सकता है तुम्हारा, इसीलिए वो ब्रेन के पास रहता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन पावर, लॉजिकल पावर किसके पास है? फोर ब्रेन के पास, इसीलिए वो यहीं पे पाया जाता है। उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वो तुम्हारा वो जो कहते हैं ना कि यार मेरे को बड़ा गट फीलिंग आ रहा है, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, जो मतलब होने वाला है, वही ना थर्ड आई किसको बोलते हैं? थर्ड आई मतलब जो होने वाला है तुम वो देख लो, तो इसीलिए उसको थर्ड आई बोला जाता है। वो महसूस कर लेता है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला, गलतियां हो। वो अलग बात है कि सही हो या ना हो, वो प्रैक्टिस से आता है कितना सही है, लेकिन उसको बोलते हैं। हर एक चीज बॉडी का एक्टिवेटेड नहीं होता है, उसको एक्टिवेट करना रहता है। अब जैसे हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम्हारा मसल एक्टिवेटेड नहीं है, जिस दिन करेंगे वो पंप अप हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो करना पड़ता है प्रैक्टिस से, बैठे बैठे कुछ भी चीज एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसका तो चार्ट लिखना पड़ेगा यार, बड़ा बड़ा वाला। आधा है भी नहीं मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं अभी पढ़ने का, उसका क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट 10 क्या बात कर रहे हो, उससे तो आता है यार। नहीं आता, लास्ट 10 इयर्स का पेपर एक ही क्वेश्चन क्या हार्मोन डिजीज। अच्छा सुनिएगा, दो गो सिस्टम तो बता दिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एकमात्र एक ऐसा ग्लैंड है, एक ही मात्र एक ऐसा ग्लैंड है। अब सुनिए, ग्लैंड जो है या तो हार्मोन छोड़ेगा या तो एंजाइम छोड़ेगा। अगर हम बात करें, स्किन लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्किन बाहर छोड़ता है पसीना, ये किस तरह का ग्लैंड होगा? क्या छोड़ेगा? अब हम यही बात करें आपका किसी भी चीज का, मान लीजिए पिट्यूटरी का, ये किस तरह का है? एंडो क्या छोड़ेगा? ठीक है, या तो एंजाइम छोड़ेगा या तो हार्मोन छोड़ेगा, ठीक है। एक ग्लैंड दोनों नहीं छोड़ रहा है, कोई भी ग्लैंड दोनों तरह का लिक्विड नहीं छोड़ रहा है, माने एंजाइम और हार्मोन दोनों नहीं छोड़ रहा है। एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो ये दोनों छोड़ता है, इसीलिए उसको अलग लिखा गया है मिक्स ग्लैंड करके। उसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड के तौर पे उसको बोलते हैं, और वो है पैनक्रियाज। वो हार्मोन्स भी छोड़ता है और साथ में एंजाइम्स भी छोड़ता है। जब खाना पचाना हो तो वो पैनक्रेटिक जूसेस छोड़ता था, और वो जूसेस को ही एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स छोड़ा, और जब उसको ब्लड में ब्लड शुगर मेंटेन करना हो तो वो इंसुलिन छोड़ता है, वो हार्मोन था। तो एकमात्र ऐसा ग्लैंड जो दोनों छोड़ता है, हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स, वो क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, पैनक्रियाज कहां पाया जाता है। पैनक्रियाज के बारे में अब हम लिखाएंगे नहीं पूरा, हम बस बता दे रहे हैं, ठीक है। पैनक्रियाज किसके पास पाया जाता है? किसके आसपास? लोअर एब्डोमेन बोल लीजिए, या इंटेस्टाइन के पास बोल लीजिए, स्टोमक बोल लीजिए, बेसिक आम भाषा में स्टोमक के पास पाया जाता है। पैनक्रियाज स्टोमक के पाया जाता है, पहला पॉइंट। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पत्तियों की तरह, पेड़ की पत्तियों की तरह, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, पैनक्रियाज हार्मोन कौन सा छोड़ता है? इंसुलिन हार्मोन। दैट्स इट, पैनक्रियाज खत्म। और साथ में पैनक्रियाज के बारे में एक ऐसे वो भी छोड़ता है, ब्रैकेट में ये लिखना, ओनली ग्लैंड विच रिलीज हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स। क्लियर है? एंड पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, ये तो सबको पता ही होगा। ग्लाइकोजन का तुम्हारा रोल ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और कभी कभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकाजेन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके रख लेते हैं। और जब तुम बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो, बहुत दिन मतलब भूखे हो, भूख हड़ताल में कुछ हो, तो वो वापस से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, तो वो तत्काल में एनर्जी देगा। हमारा बॉडी बहुत होशियार होता है, वो हमको बेवकूफ समझता है,
उसको तुमको अगर 2 रोटी का भूख है ना, तो वो 2 रोटी का ही ताकत अभी लेगा, ठीक है। अगर तुम 4 रोटी खा लिया तो 2 रोटी का ही ताकत वो उससे एब्जॉर्ब करेगा, और एक्स्ट्रा 2 रोटी का ताकत को वो रख लेगा फॉर एडवांस, कि ये बेवकूफ आदमी अगर कल नहीं खाना खिलाया हमको तो हम कैसे चलेंगे। तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा फैट में। आप समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा मोटापा बढ़ते जाएगा, लेकिन तुम खाना कम कर दो, वही मोटापा क्या हो जाता है, कम होने लगता है ना। तो वो फैट को यूज करके कार्बोहाइड्रेट में वापस कन्वर्ट करता है और तुमको एनर्जी देते रहता है एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक। इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज में, जब भी मेरे लिए तो स्पेशली काम करता है, जब जैसे कि मेरा डाइट अगर अभी बढ़ा हुआ और मेरे को अगर वेट कम करना है, ठीक है, तो वेट कम करना है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सुबह उठ के खाली पेट में एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा पीरियड 6 घंटा 7 घंटा से मेरे बॉडी में कुछ नहीं गया पानी के अलावा, हाँ, एनर्जी तो इसको मिल नहीं रहा है, तो वो जो एनर्जी निकलेगा ना मेरा अर्ली मॉर्निंग या जब भी उठ के कर रहे हैं, तो वो पुराना वाला फैट निकलेगा पसीना के फॉर्म में। क्लियर है? तो मेरा वेट घटेगा। अब यदि हम खाना खा के शाम में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो हम दोपहर में तो एक इंटेक ले लिए ना, उसका एनर्जी तो मिल गया ना बॉडी पे, वो एनर्जी लगेगा उस एक्सरसाइज में, तो आपका मोटापा कभी नहीं घटेगा। तो यहां पे साइंस का काम आता है ये चीज स्टडी, मतलब ये सब करने में। और जैसे पहले आपका इंटेक जितना था, कुछ दिनों के लिए कम कर दीजिए। पहले 4 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी खा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी को तो ऐसी एनर्जी का कमी होगा, तो वापस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए फैट को रिलीज करने लगेगा, तो आपका प्रोसेस जल्दी होगा पतला होने का। ये भी तरीका होता है, लेकिन लंबा समय तक कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बॉडी को अगर आदत लग गया तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर वक्त पे नींद नहीं आएगा, वक्त पे कुछ नहीं होगा, अजीब सा एक वो रहेगा। सारा मेन तो यही काम है। यहां से जो सबसे हेल्दी है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे हिसाब से। तो शरीर से तो कोई कभी भी हो सकता है, 30 दिन 60 दिन चाहिए, 60 दिन वर्कआउट कर लेगा कोई भी हो जाएगा, राइट भाई? वो है ना 75 डे हार्ड डे चैलेंज। कोई भी 70 दिन 60 दिन अपना बॉडी पे मेहनत कर लिया, कोई कभी भी हो सकता है ग्रोथ उसका हो सकता है। यहां से कैसे ग्रोथ होगा? ये सबसे हार्डेस्ट चीज है। सबसे महंगा कौन सा मेटल है? उसके बाद गोल्ड है। रिएक्ट करता है किसी से? तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड वही होता है जो जल्दी रिएक्ट ना करे। कोई चिढ़ाया, सब में स्टेबल। जो बहुत ज्यादा खुशी आ गया लाइफ में, तो ये नहीं कि ये चलने लगे, स्टेबल। बहुत ज्यादा दुख हो गया तो भी, जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वही लोग घबरा भी बहुत, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये वो अब कैसे होगा। और जो स्ट्रांग रहता है वो हर माहौल में एकदम शांत, ठीक है देख लेंगे, ये हो गया, अच्छा ठीक है, अच्छा क्या दिक्कत आ गया बात में। तो वो चीज होता है, तो वो डेवलप करने पड़ेगा भैया, इतना आसानी से नहीं आता है। चलिए, पैनक्रियास कौन सा हार्मोन छोड़ा? इंसुलिन। अब अगर पैनक्रियास मेरा डिस्टर्ब होगा तो कौन सा बीमारी होगा बॉडी में? डायबिटीज। क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है तो ब्लड के अंदर का शुगर कम होता है, यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन काम आता है, ठीक है। यानी कि अगर पैनक्रियास खराब हुआ, यानी कि इंसुलिन में कुछ बदलाव होगा, गड़बड़ बनेगा इंसुलिन, या इंसुलिन का मात्रा कम बनेगा, और उसके हिसाब से ब्लड शुगर मेंटेन नहीं होगा, और क्या बीमारी हो जाएगा? डायबिटीज। क्लियर है? अब दूसरा एक तुम्हारा ग्लैंड है थायरोक्सिन। क्या है? सॉरी, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से अगर बॉडी में नहीं गया तो कौन सा बीमारी होता है? बोलिए, बहुत कम, ग्वाइटर होता है, ठीक है। क्लियर है? और इसके अच्छा, हार्मोन्स की ज्यादा से भी और कमी दोनों से बीमारी होता है। तो इंसुलिन का ज्यादा से भी तुमको होता है बीमारी होगा, और इसका थायरोक्सिन से भी ज्यादा होगा। और थायरोक्सिन साथ में एक एक्स्ट्रा हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। क्या नाम है? कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये जो ठंडा में आजकल आपको लगता होगा ना, पैरों में, पैर बहुत ठंडा हो जाता है, नहीं अकड़ जाता है, अजीब सा नहीं होता है? कभी होता है? जिसको होता है उसी को पता चलेगा, ये अकड़ जाता है कभी कभी ठंडा में, नहीं है? कभी कभी ऐसे जॉ ऐसे हो जाता है। जॉ तो जनरली नहीं होता, ये लास्ट है। जॉ हो रहा है, इसका मतलब है कि आप में मेजर विटामिन का कमी हो रहा है, आपको लेना चाहिए।
पैर वैर उंगली वगैरह में कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं जा रहा है और वहां पे मतलब कि ठंडा हो गया पार्ट, आपका ब्लड जो है कोल्ड हो गया, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रहा है जल्दी, तो वो ना एक पॉइंट पे हो जाएगा, मतलब आप ऐसे कर दिए ना तो फिर उसको आपको ऐसे करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा दर्द देगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं टेटनी। क्या बोलते हैं? टेटनी। ये तब होता है जब बॉडी में कैल्शियम का कमी, फास्फोरस का बढ़ोतरी हो जाता है। कैल्शियम का कमी, फास्फोरस का बढ़ोतरी, इसीलिए एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम देता है। यही थायरोक्सिन तुम्हारा थायराइड ग्लैंड देते हैं। क्लियर है? अब थायराइड ग्लैंड है जो भैया कहां प्रेजेंट रहता है? नेक के पास। किस शेप का होता है? एच शेप का। अब इसी एच शेप के चारों कॉर्नर पे एक और ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्लियर है? क्लियर है? अब थायराइड के ऊपर ही है तो इसका नाम उसी से मिलता जुलता है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो अब ये कैसा क्वेश्चन है तुम्हारा? बोलिए। इसका तो मेरे भी दिमाग से निकल रहा है। पैरा था, हम भी ऐसा नाम नहीं सुना, नाम सुन के तो याद आया। हाँ, ये भी सेम उसी के साथ मिलके ही काम करता है। बेसिकली टेटनस के इंजेक्शन लिए हो ना, इसी के लिए। जो तुमको जॉ का साइन बता, टेटनस होता है तो क्या होता है पता है? जॉ लॉक हो जाता है। ये चबाना चाहोगे, ऐसे करना चाहोगे, नहीं होगा। उसी को टेटनस बचाने से कहते हैं। वो तो होता है उसकी, तो तुमको जब टेटनस फैलने लगेगा ना, तो जहां फैलेगा वो पार्ट तो कटवाना ही पड़ेगा, ठीक है, और साथ में ये भी लॉक हो जाएगा। मतलब बॉडी अकड़ने लग जाता है। ऐसे हाथ हो गया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, होगा नहीं अपने से, वो टाइट हो जाता है पूरा स्टिफ। कैसे? मरने के बाद हो जाता है। बॉडी कुछ भी चीज अगर पकड़ा हुआ तो खुलता नहीं है जल्दी मुट्ठी, वो चीज हो जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद और कौन सा हार्मोन है? हार्मोन बोल रहे हैं, ग्लैंड बच गया है। एक है एड्रिनल ग्लैंड। इसको कैसे भूल सकते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, ये भैया किडनी के ऊपर में दो कप जैसा शेप का ग्लैंड है, इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये जो हार्मोन छोड़ता है इसका बहुत सारा नाम है, मतलब बहुत एक ही है लेकिन उसका नाम बहुत सारा है। इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी, इसको फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, याद आया? ठीक है, तो इसका बहुत सारा, और इवन इसका एड्रिनल हार्मोन भी है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड है जो दो तरीके का होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तुम लोग को दोनों पढ़ना है कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है? ऊपर ऊपर। तो एड्रिनल हार्मोन में एड्रिनल दो ही हार्मोन बना रहा है, एक तो तुम्हारा इपाइन फ्राइन, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, चल कोई बात नहीं। इमरजेंसी हार्मोन तो है, चलो इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जब भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहो या परेशानी में रहो, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा बॉडी में हार्मोन छूटेगा वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू यही एड्रिनल हार्मोन ही छूटेगा, और यही डिसाइड करेगा फाइट, तुम लड़ोगे उस परेशानी से या फ्लाइट पकड़ के भाग लोगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया फाइट और फ्लाइट। आइदर तुम लड़ोगे, आइदर भाग लोगे। क्लियर है? अब इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला गया है? जब हार्ट अटैक आता है या हार्ट का वो धड़कना रुक जाता है अचानक से ना, तब ये हार्मोन को स्पेशली रिलीज कराया जाता है, और वापस से जो भी हार्ट चोक हो रहा था या हार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आया जिसके वजह से उसका धड़कना बंद हो गया, उसको अचानक से स्टार्ट करवाता है इमरजेंसी में। इसीलिए इसका क्या नाम रखा? इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि हार्ट के इमरजेंसी में उसको मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? एड्रिनल हार्मोन भी। चलिए, अब और कौन सा बच गया है जी? ग्रोथ हार्मोन कैसे भूल सकते हैं? हालांकि ग्रोथ हार्मोन एक प्रॉपर वो तो है, लेकिन इसके अंदर तुम लोग के बुक में पता नहीं क्यों ठीक से नहीं बताया है। प्यूटिटरी ग्लैंड है ना, जिसको मास्टर ग्लैंड बोले थे, वो कम से कम 6 से 8 हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें से एक जो है ना वो है ग्रोथ हार्मोन। उसमें से एक हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो आपका ग्रोथ बहुत तगड़ा होगा, यानी कि आप जायगेंटिज्म की तरफ जाओगे, और बहुत कम निकलेगा तो आप डॉर्फ यानी कि बौने हो जाओगे।
ये कौन कंट्रोल करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड। क्लियर है? इसी के साथ इसका दूसरा एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है STH। क्या नाम है? देखो, ग्रोथ हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म होता है GTH। और जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा जो भी हार्मोन, सबका लास्ट में TH ही लगा रहता है, बस आगे का नाम। हाँ, तो एक रहता है STH, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ये बताता है, ये उल्टा काम करता है। ये अगर किसी के बॉडी में ज्यादा रिलीज हो गया ना, तो रंग जो है काला हो जाएगा उस व्यक्ति का। और अगर किसी के बॉडी में बहुत कम रिलीज हुआ ना, तो रंग गोरा हो जाएगा। ये STH डिसाइड करता है। उसके अलावा बॉडी में पानी बैलेंस करने का भी काम करता है। उसके अलावा तुम्हारा जो गोनाड ग्लैंड है, गोनाड पता है क्या होता है? इसमें है, गोनाड के बारे में पढ़ना है। जो भी सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जो ग्लैंड, उसको गोनाड बोलते हैं। उसको भी यही कंट्रोल करवाता है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन इसी के बेसिस पे ही निकलता है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी को। ठीक है, फिलहाल इतना ही, 3 जान लो, काफी है। ग्रोथ हार्मोन बात समझ में आ गया? बहुत इजी है। ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए काम करता है। और जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, जितना कम निकलेगा उतना कम होगा। और कोई हार्मोन कुछ छूट रहा हो जो मेरे से याद दिलाओ? तो वो तो गोनाड के अंदर आएगा पूरा चैप्टर। प्लांट में क्या क्या था? और जब नया टॉपिक पिछला क्लास में, उसमें बस देखो, प्लांट में जो समझाने का इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं क्या है। नास्टिक मूवमेंट वाला, और एक और मूवमेंट था, कौन सा था? ट्रॉपिक मूवमेंट, वो समझाने का है। बाद बाकी ये हाइड्रो केमो, ये बहुत इजी है, ये तो हम ऐसे बता देंगे। ठीक है, कितना टाइम हो गया है? प्लांट, अच्छा, प्लांट हार्मोन छूट गया है ना। साइटोकिनिन, ऑक्सिन, और तुम्हारा वो भी एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, गैसेस हार्मोन, एकमात्र गैसेस हार्मोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसी दिन आधा घंटा में करा देंगे। चलिए, बाय गाइस।